नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको दिन भर की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं। साथ ही दो प्रमुख खबरों पर हम अपने विशेष मेहमान के साथ विश्लेषण भी करते हैं। आज जिन दो खबरों पर हमारा फोकस रहेगा उनमें से एक खबर बांग्लादेश से है कि किस तरह मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में वहां का अंतरिम प्रशासन देश की पूरी परिभाषा बदलकर बांग्लादेश को कट्टर मुस्लिम राष्ट्र बनाने पर तुला है। दूसरी खबर श्रीलंका से है, जहां आम चुनावों का परिणाम सामने आने वाला है और राष्ट्रपति दिसा नायके की शाख दांव पर है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। सामने आया बांग्लादेश सरकार का असली चेहरा, संविधान से सेक्युलर शब्द हटाने की मांग। कहा 90% मुस्लिम आबादी वाले देश में नहीं है सेक्युलरिज्म की जरूरत। श्रीलंका में संसदीय चुनाव के लिए डाले गए वोट, 65% मतदान, मतगणना जारी। राष्ट्रपति ने अपने चुनावी एजेंडे को लागू कराने के लिए समय से पहले भंग कर दी थी संसद। डोनाल्ड ट्रंप की टीम के गठन का सिलसिला जारी। डेमोक्रेट से रिपब्लिकन पार्टी में आई तुलसी गेबार्ड को राष्ट्रीय खुफिया निदेशक की अहम जिम्मेदारी। मैट गेट्स को नियुक्त किया अटॉर्नी जनरल। इजराइल का हमास और हिजबुल्लाह पर हमला जारी। पिछले एक हफ्ते में हिजबुल्लाह के 200 सदस्यों को ढेर करने का दावा। संयुक्त राष्ट्र टीम ने गाजा में इजराइल के युद्ध के तरीके को बताया नरसंहार। और आइए आज की पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश का अंतरिम प्रशासन लगातार विवादों में बना हुआ है। देश में स्थिरता लाने और हिंदू अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने में असफल होने के बाद हाईकोर्ट में चल रहे एक मामले में आंतरिक प्रशासन के ताज़ा रवैये ने सबको चौंका दिया है। इस मामले में देश के अटॉर्नी जनरल ने संविधान से सेक्युलर, समाजवाद और बंगाली राष्ट्रवाद शब्द हटाने की वकालत कर दी है। साथ ही उन्होंने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपिता का दर्जा वापस लेने की भी वकालत की है। राजनीति का स्थिरता खत्म करने और हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमलों को रोकने में नाकाम बांग्लादेश का अंतरिम प्रशासन एक और वजह से गंभीर सवालों में आ गया है। हाईकोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान देश के अटॉर्नी जनरल ने संविधान से सेक्युलर शब्द को हटाने की वकालत कर दी है। इसके लिए उनका तर्क देश में 90% मुस्लिम आबादी का होना है। दरअसल हाईकोर्ट 2011 में हुए 15वें संविधान संशोधन की वैधानिकता पर सुनवाई कर रहा है। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने संविधान से धर्मनिरपेक्षता को हटाने के पक्ष में दलील दी। उन्होंने इसकी जगह संविधान में इस्लामी पहचान से जुड़े उल्लेखों की बहाली की मांग की। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता बांग्लादेश के यथार्थ से मेल नहीं खाती, जहां 90% आबादी मुसलमान है। अटॉर्नी जनरल की दलीलें मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाले अंतरिम प्रशासन के दृष्टिकोण को स्पष्ट कर रही हैं। अंतरिम प्रशासन पर आरोप लगते रहे हैं कि वो अपने यहाँ हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों को लगातार निशाना बना रहा है। गौरतलब है कि अटॉर्नी जनरल अदालत में यहीं नहीं रुके। उन्होंने संविधान से समाजवाद, बंगाली राष्ट्रवाद और बंगबंधु शेख मुजीब को राष्ट्रपिता का दर्जा वापस लेने की भी वकालत की है। माना जा रहा है कि सेना और कट्टरपंथी तत्वों के प्रभाव में अंतरिम प्रशासन देश की पहचान को इस्लामी दिशा दे रहा है। इसके लिए राष्ट्र की परंपरागत पहचानों जैसे बंगबंधु शेख मुजीब की विरासत को हटाने का प्रयास हो रहा है। पिछले दिनों कई प्रमुख इमारतों से उनकी तस्वीर हटाने की घटनाएं सामने आईं। उधर बांग्लादेश में जल्दी चुनाव की मांग तेज हो रही है। पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया की बीएनपी ने अंतरिम प्रशासन पर आरोप लगाया है कि वो जानबूझकर चुनाव को टालने का प्रयास कर रहा है। पार्टी ने इसके लिए सड़कों पर उतरने और जन आंदोलन का ऐलान किया है। वहीं यूनुस प्रशासन चुनाव कराने के बिल्कुल मूड में नहीं है। समाचार एजेंसी एएफपी को दिए इंटरव्यू में मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि सुधारों से पहले चुनाव नहीं कराए जा सकते। अतुल अनेजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे इस मामले पे। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में आपका।
और जैसा कि हमने रिपोर्ट दिखाई कि वहाँ पर हाईकोर्ट में जो मामला चल रहा था उसमें जो अटॉर्नी जनरल ने कहा है वो काफ़ी चौंकाने वाला है। वहाँ पर कहा गया है कि सेक्युलर शब्द को हटा दीजिए, समाजवाद को हटा दीजिए, बंगाली राष्ट्रवाद को हटा दीजिए, शेख मुजीब को राष्ट्रपिता मानने का जो वो है उसको भी हटा दीजिए। क्या कुछ चल रहा है बांग्लादेश में? देखिए चंद्रशेखर जी, ये एक मैं पूरी तरह से वैसे सरप्राइज नहीं हूँ, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर तख्ता पलटा गया, शेख हसीना को हटाया गया और उसके पीछे जो शक्तियाँ थी उसमें हम देखेंगे कि जमात इस्लामी का जो स्टूडेंट विंग था वो बड़ा पावरफुल था उसके अंदर, और फिर और भी संगठन थे जो शेख हसीना की जो लीगेसी है, मुजीब की लीगेसी, उसके अगेंस्ट थे। अब उसके बाद जब इन्होंने सरकार संभाली है तो उसका आगे विस्तार हो रहा है। अब हम देख रहे हैं कि जो बांग्लादेश की पूरी आइडेंटिटी है, जो एक बंगाली नेशनलिज्म के ऊपर थी, जो सेक्युलरिज्म के ऊपर थी, शेख मुजीब रहमान को राष्ट्रपिता माना जाता था, तो एक तरह से वो आइडेंटिटी को खारिज कर रहे हैं, एक नई आइडेंटिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये, और दूसरी तरफ जो है नई आइडेंटिटी में आप जो है देख रहे हैं कि एक तरह से थियोक्रेसी जिसको कहते हैं कि इस्लामिक स्टेट की तरफ जा रहा है बांग्लादेश इस वक्त। तो ये, और हिंदुओं पे आपने खुद ही अब बताया था आपके संवाददाता ने कि ये एक हिंदुओं के ऊपर पहले अटैक हो चुका है, तो वो एंटी सेकुलरिज्म एक चीज़ आ रही थी, वो हमें सामने दिख रही थी। लेकिन अब ये अमेंडमेंट की तरह से उसको बेसिक लॉ में बदलना चाहते हैं। उसके कई इम्प्लीकेशंस हैं इंटरनली, जो अपनी पहचान एक तरह से बदलने की जो बात हो रही है, एक इस्लामिक पहचान देने की बात हो रही है, उसके साथ जो है मुझे लगता है एक और चीज़ जो होगी वो भारत के साथ संबंध जो है वो भी एक तरह से जो कमज़ोर पड़ेंगे, क्योंकि जो बंगाली नेशनलिज्म के साथ बात जुड़ी थी, लिबरेशन मूवमेंट के साथ जुड़ी थी, वो पहचान जो थी वो भारत से जुड़ी हुई थी, क्योंकि भारत ने बांग्लादेश की मदद की थी। 40,000 के करीब भारतीय सैनिक उसमें मारे गए थे, उसमें शहीद हुए थे। तो एक तरह से उसकी हमारे लिए भी, भारत के लिए भी इम्प्लीकेशंस जो है वो सही नहीं है। मुझे लगता है कि ये बैकवर्ड जा रहे हैं बांग्लादेश, और जो प्रोग्रेसिव कंट्री एक तरह से थी, जिसका जीडीपी भी बढ़ रहा था, मिडिल इनकम कंट्री बन चुकी थी, वो सबसे अब वो रिवर्सल हो रही है। तो एक तरह से एक ये नेगेटिव और नॉन प्रोग्रेसिव मूव है जो जो अटॉर्नी जनरल ने कहा है जिस तरह से। अतुल जी, इस सब के बीच सवाल ये भी आता है कि जब मोहम्मद यूनुस जो वहाँ पर अंतरिम प्रशासन है उसको जो संभाल रहे हैं, सलाहकार की भूमिका में हैं वहाँ पर, वो उनका ये कहना था कि उनसे पूछा गया था कि आप चुनाव यहाँ पर क्यों नहीं करवाते, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी दबाव पड़ रहा है उनके ऊपर, दोनों बड़ी पार्टियों का, चाहे वो शेख हसीना की पार्टी हो या बेगम खालिदा जिया की पार्टी हो। उनका ये कहना था कि हमको कई सारे बदलाव करने हैं, और कहीं ये इसी तरह के बदलाव तो नहीं होने वाले हैं। जी हाँ चंद्रशेखर जी, मुझे यही लगता है कि ये और एक रेडिकल स्टेट बनेगी हमारे नेबरहुड में, जिसका खतरा भारत को होगा और बाकी भी नेबरिंग जो कंट्रीज हैं, म्यांमार हुआ, बल्कि चीन को भी खतरा होगा एक तरह से, रेडिकल इस्लाम अगर यहाँ पर आया। दूसरी बात, जो तानाशाही की बात कर रहे थे, शेख हसीना को तानाशाह बरकरार किया था इन्होंने, अब खुद क्या कर रहे हैं? अब जो इलेक्शंस के बारे में उसका कोई रोड मैप नहीं है, कब करानी है उसके बारे में कुछ नहीं। तो एक तरह से मुझे लगता है कि बांग्लादेश में सॉफ्ट इस्लामिक कू हो चुका है, और ये अभी अपने आप को और मजबूत कर रहा है, और डेमोक्रेसी या लोकतंत्र की तरफ हमें कोई दिशा या सिग्नल अभी नहीं नजर आ रहा। ऐसे में जो चुनावों की मांग लगातार वहाँ पर की जा रही है, दोनों जो बड़ी पार्टियां हैं उनकी ओर से, तो क्या लगता है उनका दबाव यहाँ पर काम आएगा? और साथ ही साथ उनको चुनाव करवाने चाहिए वहाँ पर, क्योंकि जो ये अंतरिम प्रशासन है इसकी कोई लेजिटिमेसी तो है नहीं, तो ऐसे में कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी इस वक्त नहीं दिखाई दे रहा है। चंद्रशेखर जी, थोड़ा जो है सिचुएशन में बदलाव आ रहा है, इंटरनेशनल सिचुएशन में। क्या था कि यूएस डीप स्टेट जो थी वो सपोर्ट कर रही थी, हमने देखा किस तरह से तख्ता पलट गया, उसके ऊपर अमेरिका के कैसे उन्होंने, डीप स्टेट ने उसको किया है, वो उसके बारे में हम आपके साथ एक बार चर्चा हो चुकी है दूरदर्शन के ऊपर। लेकिन अब जो है अमेरिका में बहुत बड़ा चेंज आया है। ये अभी आप जो खबरें दिखा रहे थे उसमें तुलसी गाबार्ड का आपने जिक्र किया था जी। तुलसी गाबार्ड का वीडियो मैंने आज सुबह ही देखा, जिसमें बांग्लादेश के ऊपर बड़ी तीखी उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशंस की हैं, और जो अभी की जो सत्ता में लोग हैं उनके खिलाफ बोला है कि
आप एक इस्लामिक स्टेट की तरफ जा रहे हैं और हिंदुओं के साथ जो जो जिस तरह से दुर्व्यवहार हुआ है उसके बारे में भी तुलसी गैबार्ड ने बोला है। तो मुझे लगता है विवेक रामास्वामी वहाँ पर है, काफ़ी बदलाव आ गया है अमेरिका के अंदर। तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, क्योंकि अगर मोहम्मद यूनुस के हम बैकग्राउंड देखें तो इनको नोबेल कैसे मिला था, ये ओपन सोर्स रिसर्च है कि बिल क्लिंटन और हिलेरी क्लिंटन इसके पीछे थे, जो बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लोग थे। तो एक दूसरे कैंप ने इनको प्रमोट किया था, दूसरा ट्रंप कैंप आ गया है सत्ता में। मुझे लगता है कि दबाव आएगा जैसे नई एडमिनिस्ट्रेशन सेटल होती है, और भारत और अमेरिका के जो जो रिश्ते हैं वो भी ज़्यादा घनिष्ठ बनेंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत दिन तक इस तरह की जो कार्रवाई चल रही है अंदरूनी बांग्लादेश में, उसको लगाम लगाने के लिए कुछ शक्तियां पैदा हो रही हैं जो काफ़ी पावरफुल हैं। वो देखेंगे आगे क्या होता है। इस दबाव का असर कितना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर जमात जिस तरह से एक्टिव है और दूसरे जो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं और उनका काफ़ी प्रभाव भी इस जो अंतरिम प्रशासन वहाँ पर है उसके ऊपर दिखाई दे रहा है। कितना ये दबाव काम करेगा चंद्रशेखर जी, क्योंकि अगर आप सपोर्ट देखें मोहम्मद यूनुस को जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी उसकी पूरी सपोर्ट थी वो वहाँ लाने में, क्योंकि एक तरह से लाइफलाइन उसकी वहाँ से आ रही थी। मोहम्मद यूनुस की लाइफलाइन जो थी अमेरिका से आ रही थी और वहाँ के सिस्टम से आ रही थी। और नोबेल प्राइज भी उन्होंने ही दिलवाया था इनको, जो माइक्रो क्रेडिट के बारे में। अच्छा। तो अब वहाँ पर जो बदलाव आया है, दूसरा कैंप आ गया है, तो मुझे लगता है कि ये जो मोहम्मद यूनुस की जो लाइफलाइन है उसके ऊपर एक तरह से बाधा आ सकती है। तो मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि ये इसके अंदर एक इंटरनेशनल प्रेशर बनेगा। सिर्फ इंटरनेशनल प्रेशर से सारा काम होगा नहीं, अंदरूनी भी बदलाव होंगे। लेकिन जो अंदरूनी शक्तियां हैं, हालांकि अवामी लीग के जो लोग जो हैं वो इस तरह से खत्म नहीं हुए, लेकिन इस तरह से इस वक्त सहमे हुए हैं। तो वो सारा फिर इंटरनल चेंज भी आता है। एक बार बाहर से एक अच्छा एटमोसफेयर बनता है, बाहर की सपोर्ट मिलती है, तो इंटरनल फोर्सेस भी आएंगी, जो मुझे लगता है कि इनको काफी चुनौती आने वाली है मोहम्मद यूनुस से। ठीक है अतुल जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और महत्वपूर्ण खबर है श्रीलंका को लेकर के, जिस पर हम आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार आपके हाथ में, कम या ज्यादा, घर में या ब्रांच में आपके हाथ में। ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका में आज आम चुनाव हुए और आम चुनाव खत्म हो गए हैं और वहां पर मतगणना भी शुरू हो गई है। और ये जो आम चुनाव हुए हैं, कुछ ही समय पहले जो वहां पर राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था उसमें राष्ट्रपति चुने गए थे दिसानायके। उनके लिए ये आम चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। श्रीलंका में समय से पहले हुए संसदीय चुनाव के मतदान के बाद अब मतगणना जारी है। 2 महीने पहले राष्ट्रपति चुनाव जीतकर देश की कमान संभालने वाले अनुरा कुमारा दिसानायके की ये पहली सबसे बड़ी परीक्षा है। अपने चुनावी एजेंडे को जमीन पर उतारने के लिए दिसानायके ने विशेषाधिकार प्रयोग करके संसद भंग कर इन चुनाव का रास्ता साफ किया था। वैसे संसद का कार्यकाल अगले साल अगस्त में समाप्त होना था। गुरुवार को हुए मतदान में 65% पोलिंग हुई। चुनाव में बड़े पैमाने पर दलों और उम्मीदवारों की भागीदारी देखी गई। 49 राजनीतिक दल और 284 स्वतंत्र समूह मैदान में उतरे। 8,800 से अधिक उम्मीदवारों की मतगणना पर नजर है। शुरुआती रुझान शुक्रवार तड़के और अंतिम नतीजे शुक्रवार शाम तक सामने आ जाएंगे। राष्ट्रपति दिसानायके की पार्टी
जनता विमुक्ति पेरामुना 21 दलों के गठबंधन एनपीपी का हिस्सा है। निवर्तमान संसद में गठबंधन के पास केवल 3 ही सीटें हैं। ऐसे में 113 का बहुमत का आंकड़ा हासिल करना उनके लिए आसान नहीं होगा। दरअसल दिसानायके ने राष्ट्रपति चुनाव में भ्रष्टाचार पर कड़े एक्शन, पिछले राष्ट्रपति द्वारा लागू खर्च घटाने के प्रावधान हटाने, सत्ता केंद्रीकरण वाले राष्ट्रपति अधिकारों में कमी जैसे बड़े वादे किए थे और अब उनके गठबंधन को जरूरी कानून बनाने के लिए संसद में बहुमत की जरूरत है। जैसे जैसे नतीजे सामने आएंगे तस्वीर साफ होती जाएगी कि एनपीपी को मर्जी के कानून बनाने लायक जनादेश मिला है या नहीं। चुनाव में साजिद प्रेमदासा की एसजेबी कड़ी टक्कर देती दिखाई दे रही है। वहीं राजापक्षा बंधुओं की एसएलपीपी भी मजबूती से मैदान में नजर आई है। निवर्तमान संसद में एसएलपीपी सबसे बड़ा दल थी। 225 सदस्यीय संसद में 196 सांसदों का सीधे निर्वाचन होता है, जबकि 29 को प्राप्त मत प्रतिशत के अनुसार दलों में विभाजित किया जाता है। अतुल अनेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अतुल जी, अगर हम श्रीलंका की बात करें तो मतदान वहां पर समाप्त हो चुका है और वहां पर मतगणना भी शुरू हो चुकी है। राष्ट्रपति दिसानायके ने संसद को भंग करके मध्यावधि चुनाव वहां पर करवाए थे। कितना महत्वपूर्ण है राष्ट्रपति दिसानायके के लिए ये चुनाव? बहुत महत्वपूर्ण है चंद्रशेखर जी, क्योंकि अगर ये इनकी मेजॉरिटी नहीं आती पार्लियामेंट में तो जो अपने जो कानून इनको जो पास करने हैं, जिसके माध्यम से ये अपना जो प्रोग्राम है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो वो अगर इनकी मेजॉरिटी नहीं आई तो वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इनके पास, दिसानायके जी के पास कोई और चारा भी नहीं था, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट थी उसके अंदर इनकी सीट जो है बहुत कम थी। इसलिए चुनाव कराना जरूरी था। हाई रिस्क गेम है ये। लेकिन एक तरह से चंद्रशेखर जी हमें देखें तो श्रीलंका में एक जनरेशनल चेंज आ रहा है। ये जो इनकी जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था उसके बाद लोग जो है फंडामेंटल चेंज चाह रहे हैं, और इसी कारण जो दिसानायके जी को बहुमत मिला, मतलब राष्ट्रपति बने, वो दर्शाता है कि श्रीलंका का जो यूथ है वो एक बदलाव की तरफ जा रहा है। तो हालांकि अभी तक जो अंदेशे आ रहे हैं कि बड़ी टाइट रेस होने वाली है, मुझे एक तरह से एक गट फीलिंग है कि हो सकता है कि मेजॉरिटी मिले, क्योंकि वो जो सेंटिमेंट है बदलाव का, वो उसका अंडर करंट शायद हम अभी तक एवेलुएट नहीं कर पा रहे। लेकिन आपका जो ओरिजिनल सवाल है कि कितना महत्वपूर्ण है, तो मैं कहता हूँ कि फंडामेंटली महत्वपूर्ण है। देखते हैं उसके बाद कभी नतीजे कल आ जाएंगे तो क्या फ्यूचर है दिसानायके जी का। जिस तरह का अंदेशा आप जता रहे हैं और 65% वहाँ पर मतदान हुआ है, और कुछ दिनों पहले जिस तरह से इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव वहाँ पर जीता था, मान लेते हैं कि इनको बहुमत मिल जाता है संसद में, तो जिस तरह के वादे इन्होंने किए थे, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी को ख़त्म करेंगे, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएंगे, IMF को लेकर के इन्होंने वादे किए थे जनता से, क्या कुछ बदलाव वहाँ पर देखे जा सकते हैं? चंद्रशेखर जी, ये डिपेंड करता है कितने बहुमत से ये जीतते हैं, क्योंकि ये बहुत फंडामेंटल चीज़ें जो चेंज करने के लिए है, तो उसके लिए मेजॉरिटी आपको अच्छी खासी चाहिए। 113 सीट तो आपको वैसे चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा, क्योंकि 225 का ये हाउस है, कईयों में आपको 2/3 मेजॉरिटी हो सकता है चाहिए हो। तो जो ये वादे हैं ये उस पर निर्भर करेंगे, एक तो कितने आंकड़ों के हिसाब से, दूसरा ये है कि आप चुनाव जीतने के बाद थोड़ा रियलिस्टिक होते हैं। जैसे IMF की कंडीशनलिटीज़ के बारे में ऑलरेडी थोड़ी बैक ट्रैकिंग चल रही है। हालांकि उसका IMF की कंडीशनलिटी की वजह से लोगों में तकलीफ ज़्यादा है, क्योंकि ऑस्टेरिटी का उसका प्रोग्राम है। और इनफैक्ट विक्रमसिंघे की जो न्यू डेमोक्रेटिक फ्रंट है, वहाँ भी मुझे लगता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में उसका असर पड़ा था। हालांकि विक्रमसिंघे ने संभाली थी इकोनॉमी की बागडोर, IMF के प्रोग्राम के सहित उनके साथ एग्रीमेंट भी किया था, लेकिन क्योंकि ऑस्टेरिटी थी, लोगों को तकलीफ हुई, तो इसलिए वो जो है वो चुनाव हार गए। मुझे लगता है ये सेंसिटिव मामला है, इसका एक बैलेंस करना पड़ेगा दिसानायके को। अगर बिल्कुल IMF कंडीशनलिटीज मानी तो फिर उनका भी एक तरह से जनता में गुस्सा फिर से आएगा कि भाई आप बड़े बड़े वादे करके और कर तो रहे नहीं। और बिल्कुल नकारना भी मुश्किल होगा IMF की कंडीशनलिटीज को। बीच का रास्ता देखने की कोशिश की जाएगी। बाकी जो दूसरी बात है कि एक तरह से जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है
इसको बदलने की जो बात कर रहे हैं, ये एक तरह से काफी टाइम से श्रीलंका में ये चल रहा है कि ये डिसफंक्शनल सिस्टम है, इसको प्रॉपर पार्लियामेंट्री सिस्टम करने की जरूरत है। मुझे लगता है इसमें एटलीस्ट एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं होंगी, ये अंदरूनी मामला होगा श्रीलंका का। इसको लागू करना ज्यादा आसान होगा प्रोवाइडेड इनके पास आंकड़े हों पार्लियामेंट। ठीक है, हमने ये माना था कि इनको बहुमत मिलेगा तो क्या होगा, संक्षेप में बताइएगा। इनकेस बहुमत नहीं मिलता है तो इनके लिए कितनी परेशानी खड़ी हो जाएगी? बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में एक लॉक जैम होगा, क्योंकि आप अपने जो एजेंडा प्रोग्राम है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो एक तरह से क्रिटिकल है कि एटलीस्ट 113 का आंकड़ा पार किया जाए, तब आप एक कुछ हद से आप कुछ कर पाएंगे। लेकिन अगर 113 से देखें, हम देखें 150 160 आती है तो काफी प्रोग्राम जो अपने हैं वो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इन दोनों विषयों पर हमारे दर्शकों को तमाम जानकारियां और अपना विश्लेषण हमारे साथ साझा करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। ब्रेक के बाद हम आपको आज दिन भर की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताएंगे। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ये सोलर पावर बन गया, फ्यूचर बन गया। क्या चल रहा है बेबी? पापा और मैं फ्यूचर बना रहे हैं। फ्यूचर ही तो बना रहे हैं, हर ओर डीकार्बोनाइजेशन बढ़ा के और सालों से प्रोड्यूस होते वॉट्स में ग्रीन मिला के। एनटीपीसी ग्रीन, अ होली ओन सब्सिडियरी ऑफ एनटीपीसी लिमिटेड, ब्राइटनिंग इंडियाज टुमारो विद ग्रीन वॉट्स। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक, एसिड। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों के आज के हमारे इस कार्यक्रम में। फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के साथ। नमस्कार। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपनी टीम की घोषणा कर रहे हैं। उन्होंने अब अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पद के लिए फ्लोरिडा के कांग्रेस सदस्य मैट गेट्स को नामांकित किया है। ट्रंप ने कहा है कि गेट्स न्याय विभाग में फैले कथित भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे और इसे असली मकसद पर लौटाएंगे। वहीं पूर्व कांग्रेस सदस्य लेफ्टिनेंट कर्नल तुलसी गबार्ड को राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। ब्राजील में होने वाली G20 नेताओं की बैठक से पहले सुरक्षा चिंता पैदा हो गई है। दरअसल बुधवार को ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक व्यक्ति ने इमारत में घुसने की कोशिश के बाद खुद को बम से उड़ा डाला। 2 विस्फोटों में से पहला बुधवार शाम को अदालत भवन के पास एक पार्किंग स्थल में हुआ और दूसरा विस्फोट कुछ सेकंड बाद अदालत के सामने हुआ, जहां एक व्यक्ति का शव पाया गया है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूंग सुक योल ने कहा है कि अगर रूस और उत्तर कोरिया अपना सहयोग जारी रखते हैं तो दक्षिण कोरिया अपने सहयोगियों के साथ यूक्रेन को सैन्य सहायता बढ़ाने के लिए तैयार है। दरअसल रूस और उत्तर कोरिया के बीच एक सैन्य समझौता हुआ है, जिसके बाद करीब 10,000 उत्तर कोरियाई सैनिक यूक्रेन के खिलाफ रूस की ओर से लड़ रहे हैं। इजराइल का गाजा में हमास के खिलाफ और लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य अभियान लगातार जारी है। इजराइल का दावा है कि उसने पिछले एक हफ्ते में लेबनान में 200 हिजबुल्लाह लड़ाकों को मार गिराया है। इस सब के बीच संयुक्त राष्ट्र की विशेष समिति का कहना है कि गाजा में इजराइल के युद्ध का तरीका नरसंहार जैसा है, जिसमें युद्ध के हथियार के रूप में भुखमरी का उपयोग भी शामिल है। फिलीपींस में बीते एक महीने में आए 5वें बड़े तूफान उसागी गुरुवार को कैगायान क्षेत्र में टकराया, जिसके बाद पुलिस ने फंसे हुए नागरिकों को निकालने के लिए बचाव अभियान चलाया। इससे पहले प्रशासन ने तूफान से पहले ही 24,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया था। फिलीपींस में इस सप्ताह के अंत में छठे तूफान के आने की भी आशंका है।